हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सी प्रोग्रामिंग इन सी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो ये सब कुछ चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आ जाते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू सी। सी मैं कंसीडर करके चलती हूँ कि आप सारे, मतलब मेरे पास 2 सेक्शन है, दोनों में सेम भेजती हूँ, एक ऑनर्स का और एक बीएससी का सेकंड का सी सेक्शन। हो सकता है इसमें कुछ कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हो। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नो डाउट बहुत अच्छी तरह आता होगा, क्योंकि वो शुरू से सी पढ़ते आए हैं, बट मैं मान के चल रही हूँ कि सी आप लोगों को नहीं आता। उस हिसाब से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब सी होती क्या है, हम पढ़ते क्यों है? जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर कोई हम कैलकुलेशन भी करते हैं, तो क्या होता है, कैलकुलेटर के पास हम जैसे 2+3 हमने दिया, वो आंसर 5 देता है, तो कैलकुलेटर के पास माइंड होना है जो वो कैलकुलेट करके बता दे वो कैसे वर्क करता है। तो हर कोई चीज जो ऐसे वर्क करती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कोडिंग होती है। वो कोडिंग कौन करता है? वो कोडिंग हम ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। हम ही उसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग को ऐसे डालते हैं कि वो हम बटन प्रेस करें तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ जाए। प्रोग्रामिंग और कम कोडिंग बहुत सारी लैंग्वेज में होती है, जैसे कि जावा, C++, बट हमारे सिलेबस में हम सिर्फ सी पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सी के बारे में, प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, कैसे हम कमांड देते हैं। कोई अगर हमें टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मान लो कि मेरे को, जैसे आपको असाइनमेंट दिया और उसकी ग्रेडिंग करनी है, ग्रेडिंग के लिए एक मैंने प्रोग्राम बनाया, तो वो प्रोग्राम हम किस लैंग्वेज में बनाएंगे? सी लैंग्वेज में बनाएंगे। हमें इसमें सब कुछ सारा सी में करना है। हम अब इसके चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या क्या सी में क्या क्या यूज करते हैं, हम A to Z यूज करते हैं, हम इसमें इंटीजर यूज करते हैं, हम इसमें कांस्टेंट यूज करते हैं, हम इसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट यूज करते हैं, हम इसके अंदर क्या क्या यूज कर रहे हैं, डाटा टाइप्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे हम लिख सकते हैं, जो भी हम स्टडी करना है। हम किसी हम फिर हम प्रोग्रामिंग सी, हम सारे के सारे जो भी स्टडी करेंगे, जो हमारी इसमें बेसिक्स हैं, वो सारा जो जिसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे, वो सब कुछ हम इस सी के अंदर स्टडी करेंगे। हम सी के अंदर पहले इस चैप्टर के अंदर सारे बेसिक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए देखो प्रैक्टिकल्स होता है, पता नहीं अब लॉकडाउन में आपकी क्लासेस कब लगने वाली है, प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। फिर भी मैं आपको एक ऐप बता दूंगी, जिसमें आप घर बैठे बैठे सी के प्रोग्राम टाइप करोगे और उसको रन करके देखोगे। तो वो ऐप में आपको जैसे ही टाइम, मतलब कि अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे ही प्रैक्टिकल्स वर्क स्टार्ट होगा, मैं आपको ऐप बताऊंगी, आप घर में बैठ के प्रोग्राम बनाना और उनको रन करके देखना। तो चलो अब हम स्टडी करते हैं कि सी क्या होती है। सी क्या होती है, व्हाट इज द सी? सी इज द जनरल पर्पस, सी इज द जनरल पर्पस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको समझना बहुत ही आसान है, और एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है। तो इसको सी लैंग्वेज को जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और सी, हम जब सी की बात करते हैं, सी इज रिसेंबल अदर हाई लेवल, सी इज रिसेंबल विद अदर हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उससे रिसेंबल होती है, जैसे कि पास्कल, फोर्ट्रान से। सी आल्सो कंटेन एडिशनल फीचर्स दैट अलाउ इट टू यूज्ड एट ए लोअर लेवल, thereby C is the middle level language which bridge gap between the machine language and high level लैंग्वेज। मतलब सी एक इजी लैंग्वेज है, जिसलिए हम मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक मिडिल लैंग्वेज के रूप में इस सी का यूज करते हैं। और सी कैन बी यूज्ड टू डिजाइन सिस्टम प्रोग्राम। आपने अगर अपने सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम इस सी की कोडिंग दे देते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे हमें अपने लैपटॉप मोबाइल के अंदर जैसे व्हाट्सएप ऐप डालनी है, तो हम सी की कोडिंग दे देते हैं, एप्लीकेशन है वो इसकी।
तो वो सारा कुछ हमारा सी के अंदर आता है। अब इम्पोर्टेंस और करेक्टरिस्टिक ऑफ सी, जब आप अपनी बुक के अंदर देखोगे, बुक के अंदर स्टार्टिंग में ही चैप्टर 2 में 2.2 दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ द सी। तो आप वहां से भी स्टडी कर सकते हो। कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं स्टडी करूंगी, आप बुक में से स्टडी करना, उसमें से अपने पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो। सी लैंग्वेज इज मोर रिलायबल, सिंपल, इजी टू यूज। सी लैंग्वेज जो हमारी है बहुत ही रिलायबल है, सिंपल है और इजी यूज है। सी लैंग्वेज इज ए फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज, मतलब इसमें फॉर्मेट फ्री है। दैट इज सी प्रोग्राम मोर पोर्टेबल। ये दोनों के मीनिंग तो फर्स्ट और सेकंड की तो आपको इजीली समझ में आएंगे। मोर पोर्टेबल का मतलब क्या है, एज कम्पेयर टू अदर हायर लैंग्वेज, मतलब आप अगर सी के अंदर कोई प्रोग्राम बना रहे हो और एक कंप्यूटर पे रन कर रहे हो, फिर आपने उसको शट डाउन कर दिया कंप्यूटर को, फिर अदर कंप्यूटर पे उसको रन कर रहे हो तो वो वहां भी रन हो जाएगा। तो सी मोर पोर्टेबल है। जैसे आप एक बैग को कहीं भी लेके जा सकते हो, वैसे ही सी के प्रोग्राम आप कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी रन कर सकते हो। आपके पास उसका जो नेमिंग है वो पता होनी चाहिए। सी के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो सेट्स है वो स्मॉल है, ज्यादा लेंथी चौड़ा सी का मटेरियल नहीं है। मतलब जैसे सी के अंदर जो हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक बैग के अंदर सामान्स होते हैं, तो इसमें लिमिट में सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाली हुई है, वो सी के अंदर लिमिट के अंदर है। और सी के अंदर खुद की एक लाइब्रेरी है, जैसे बुक्स की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम बुक्स निकाल सकते हैं, वैसे ही सी के अंदर भी लाइब्रेरी फंक्शन है। उन फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं, और कुछ फंक्शन हम इनबिल्ट फंक्शन भी लाइब्रेरी में डाल सकते हैं, मतलब हम खुद भी फंक्शंस बना बना के लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। सी के अंदर 32 कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगी, वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक ऑफ सी और इम्पोर्टेंस ऑफ सी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ट्राईग्राफिक पढ़ेंगे, सी टोकन पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट को हम डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं करेक्टरिस्टिक सेट। करेक्टर सेट क्या होता है? करेक्टर सेट के अंदर हम अपर केस आते हैं, दैट इज ए टू जेड कैपिटल लेटर, लोअर सेट ए टू जेड, और डिजिट 0 to 9, और सर्टन स्पेशल करेक्टर आते हैं। तो बुक के अंदर से ही मैंने पिक लेके यहाँ पे ये डाली हुई है, ये टेबल है आपके पास। इसके अंदर देखो सी करेक्टर सेट की टेबल है, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, स्पेशल करेक्टर आ रहे हैं, और वाइट स्पेस करेक्टर्स भी इसमें यूज होते हैं। अब इसमें कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो यूज होंगे, तो उनको आप लर्न रख सकते हो। जैसे कोमा, कोमा सॉरी, ये जो कोमा है ये आपका बहुत जगह यूज होगा, तो आपको याद रखना है। एपोस्ट्रोफ ये भी बहुत जगह यूज होता है, पीरियड्स ये भी यूज होता है, सेमी कोलन बहुत जगह यूज होगा। तो सेमी कोलन हम किसको डिनोट करते हैं ये आपको याद होना चाहिए, कोलन। उसके बाद कोटेशन मार्क ये भी यूज होगा। उसके बाद सिंपल देखो, ये तो स्लैश बैक स्लैश आपको पता ही है, स्लैश बैक स्लैश, माइनस साइन, प्लस साइन, ये तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम तीन टाइप की ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेफ्ट छोटी स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं और बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। तो हम स्मॉल ब्रैकेट को इसमें लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलेंगे, और जो सबसे लार्ज ब्रैकेट होती है लेफ्ट ब्रैकेट बोलेंगे, और जो मिडिल ब्रैकेट होगी उसको लेफ्ट ब्रेस बोलेंगे। ऐसे ही राइट में है तो हम उसको राइट बोल देंगे। तो आप इसको इजिली लर्न कर सकते हो। तो ये करेक्टर सेट्स है जो आपको लर्न करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ और भी है राइट साइड में, यहाँ देखो ये डॉलर, ये परसेंटेज साइन है, ये तो सभी को पता है। अंडरस्कोर का यूज होगा, डॉलर साइन का यूज होगा, एम्परसेंट का। ये जो है मेन यूज होने वाले हैं, इनको आपको लर्न करना है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। ये राइट पैरेंथेसिस, राइट ब्रैकेट, राइट ब्रेस, ये तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, साफ ही पता लग रहा है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत लर्न करनी है, जब हम सी की प्रोग्रामिंग करेंगे इसका बहुत यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जैसे एक स्पेशल कैरेक्टर में हमारे पास होगा बैक स्लैश एन लिखा। तो बैक स्लैश एन जब आप लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज द, इसका मीनिंग आपके पास हो गया न्यू लाइन। न्यू लाइन मीनिंग हो गया, तो ये सब कुछ आपका न्यू लाइन के अंदर चला जाएगा। स्लैश बैक दैट इज द बैक स्पेस होता है, तो ये आपका बैक स्पेस, अब जब भी स्लैश बैक बी दबाओगे तो बैक स्पेस पे चला जाएगा। जो बैक स्पेस वर्क करता है वो ये वर्क करेगा।
तो इस टाइप के जो सीक्वेंस, इस टाइप के जो करेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस या बैक स्लैश करेक्टर। ये सारे बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। आपके बुक नंबर पेज नंबर 22 पे दे रखी है, तो मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। दैट इज स्लैश ए, बैक स्लैश ए बेल को डिनोट करेगा, स्लैश बी बैक स्पेस को डिनोट करेगा, स्लैश एफ फॉर्म फीड को डिनोट करेगा, स्लैश एन न्यू लाइन, स्लैश आर कैरेज रिटर्न। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो। कई जगह हमारा स्लैश एन यूज होगा, और हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफ, क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, ये कर बैक स्लैश कर सकते हो, और ये नल कर सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट हमारे यूज होंगे वो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, हेलो पहले लिखा, फिर स्लैश एन, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज वर्ड। तो ये कैसे टाइप करेगा, कैसे दिखाएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे? तो स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन हो गया। पहले ये एक लाइन में हेलो दिखाएगा, फिर दूसरी लाइन में ये आपका वर्ड दिखा देगा। तो स्लैश एन मतलब वो न्यू लाइन में उसको इसने टाइप कर दिया। तो ये थे आपके, इन सीक्वेंस को बोलते हैं हम, दैट इज द एस्केप सीक्वेंस या ब्लैक स्लैश करेक्टर कांस्टेंट। तो आपकी बुक के पेज नंबर 22 में ये गिवन है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है ट्राईग्राफ करेक्टर। ट्राईग्राफ करेक्टर का मीन्स क्या है, जिसमें आप तीन जो हमारे कौन वो बोल सकते हैं, तीन जो हमारे सिंबल्स होंगे वो यूज होंगे। जैसे कि ट्राईग्राफ सीक्वेंस में डबल क्वेश्चन मार्क और स्लैश लगा रखे हैं, डबल क्वेश्चन मार्क और माइनस साइन, डबल क्वेश्चन मार्क और ये, इनके मीनिंग ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रांसलेटेड करेक्टर इसके ये हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप के जिसमें आप तीन सिंबल्स इकट्ठे यूज करते हो उसको ट्राईग्राफिक करेक्टर्स हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट आपका क्या है? कांस्टेंट के लिए जब मैं कांस्टेंट की बात करती हूँ तो कांस्टेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है दो, कांस्टेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी की बात करती हूँ मैं। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है न्यूमरिक, न्यूमरिक कांस्टेंट, और सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है करेक्टर कांस्टेंट। न्यूमरिक और करेक्टर कांस्टेंट, ये सेकंड कैटेगरी में। न्यूमरिक कांस्टेंट के अंदर भी हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाता है इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट्स, सेकंड आ जाता है आपका रियल कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट को भी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट आ गया सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, और सेकंड में आपके पास आ गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम वन बाय वन मतलब क्या होते हैं ये, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, उसको किस टाइप का कांस्टेंट बोलेंगे। तो हम इसमें इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इस टाइप के रियल कांस्टेंट को ही हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये सारे कांस्टेंट क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। बुक में वन बाय वन दे रखे हैं आपके पास। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ इंटीजर कांस्टेंट। अगर आपको एक इंटीजर कांस्टेंट लिखना है, इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? जब मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करती हूँ, इंटीजर कांस्टेंट, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स को लर्न करना है। अभी इंटीजर कांस्टेंट तभी होगा, किसी भी को बोले इंटीजर कांस्टेंट क्यों बोलेंगे हम? द इंटीजर कांस्टेंट में आपके पास सीक्वेंस ऑफ डिजिट होगी विदाउट डेसिमल पॉइंट। मतलब इंटीजर कांस्टेंट जिसमें डिजिट की सीक्वेंस होगी बट डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। और कुछ रूल्स है इसके इंटीजर कांस्टेंट को बनाने के। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, एक डिजिट तो होनी चाहिए कम से कम। और इसके अंदर ना तो डेसिमल पॉइंट ना एक्सपोनेंट होना चाहिए। कोमा और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूड, कोमा और ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। प्लस और माइनस साइन मस्ट प्रोसीड द नंबर, मतलब नंबर से पहले प्लस और माइनस साइन आना चाहिए। अगर कोई भी साइन नहीं है तो डिफॉल्ट साइन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। The allowable range for the integer constant for a 16-bit computer is, इतनी रेंज होगी इसकी -32768 से 32767 टाइप के होंगे।
और इसी इंटीजर कांस्टेंट को फिर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो मतलब इंटीजर टाइप को आप 3 कांस्टेंट के अंदर 3 टाइप इंटीजर कांस्टेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सभी के रूल सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब आता है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में ये नहीं है कि डेसिमल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में बाकी रूल्स यही हैं, बट सेट ऑफ डिजिट 0 से 9 है। 0 से 9 की डिजिट का सेट होगा और ऊपर वाले सारे रूल फॉलो होंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज द डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट बनेगा। तो हम उसको बोलते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, देखो फॉर एग्जांपल 1.1 में ये सारे जो 18 है, -11 है, +39 है, 0 है, 8752 है, ये सारे क्या है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। पर जब हम 28.0 की बात करते हैं, इसमें एक डेसिमल पॉइंट आ गया। जब मैंने इंटीजर कांस्टेंट के रूल्स के बारे में बात की, कहीं भी डेसिमल नहीं आता, तो इसका मतलब ये आपका एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। 12,250 इसके अंदर एक कोमा आ गया, इसका मतलब ये भी आपका इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। 5 माइनस, इसमें नेगेटिव साइन पीछे आ गया, इसका मतलब ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। 40 20 इसके बीच में ब्लैंक स्पेस आ गया, ब्लैंक स्पेस आपके अलाउड नहीं है, तो ये आपके वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सरसाइज में आपके पास दे रखे हैं क्वेश्चंस की, आप रिकॉग्नाइज करो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन से वैलिड सी कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको ये चीजें पता लगेगी। उसके बाद आता है ऑक्टल इंटीजर। जब हम ऑक्टल इंटीजर की बात करते हैं, ऑक्टल इंटीजर में आप डिजिट 0 से 7 होंगे, 0 to 7, और फर्स्ट डिजिट हमेशा ही 0 होगा, तो उसको हम ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 015 037 007 6405, मतलब 0 से स्टार्ट और 7 तक रेंज लेनी है, 8 9 नहीं ले सकते, तो ये आपके हो जाएंगे, दैट इज ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट के बाद हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल जो हमारा स्टार्ट होगा 0x और 0x और 0 कैपिटल X से स्टार्ट होगा हमेशा, और लेटर जो डिजिट होंगे हमारे 0 से 9 होंगी। अल्फाबेट A से F तक हम अल्फाबेट ले सकते हैं, ए से लेकर एफ तक। 0x से स्टार्ट होगा, 9 तक लेना है, दैट इज वैलिड। 0x से स्टार्ट होगा, 7a भी आप ले सकते हो, वैलिड। 0x से स्टार्ट होगा, 6f आप ले सकते हो, 0x से abc, 0x से 975। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0x जेड लिख दिया मैंने, 0x 9 और जेड लिख दिया, सॉरी दोबारा लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया 0x9 और जेड, तो ये आपका नहीं है हेक्साडेसिमल इंटीजर, क्योंकि इसमें आपके पास जेड आ गया। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर के अंदर आप सिर्फ A टू F स्मॉल या कैपिटल आप ले सकते हो। तो ये हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट में डिवाइड किया। न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स हमारे हैं डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बुक में भी आपको दे रखा है, सभी जगह कहीं से भी सी पढ़ोगे सबका सेम ही रूल्स है, कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या रूल है, इसके लिए देखो रियल कांस्टेंट को भी क्या किया, 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हम ये पढ़ लेते हैं, ए रियल कांस्टेंट इज ए नंबर दैट कंटेन आइदर ए डेसिमल पॉइंट। रियल कांस्टेंट में या तो डेसिमल पॉइंट होगा या एक्सपोनेंट होगा, या दोनों हो सकते हैं। दो डेसिमल पॉइंट, एक्सपोनेंट या दोनों होंगे, तब हम उसको बोलेंगे रियल कांस्टेंट। अब डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंट पे बेस हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फ्रैक्शन, दूसरा एक्सपोनेंट, दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बनाओगे, एक्सपेंशन फॉर्म कैसे होंगे, उसके रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स को मैं बता देती हूँ। फर्स्ट, जब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म बनाओगे तो एटलीस्ट 1 डिजिट तो होनी ही चाहिए, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए, मस्ट कंटेन डेसिमल पॉइंट। कोमा और ब्लैंक स्पेस किसी में भी नहीं होता, ऊपर भी नहीं होता था, इसमें भी नहीं होता। प्लस और माइनस मस्ट प्रोसीड द नंबर। कुछ रूल्स कॉमन है,
वो आपने छाटने हैं। एक पीछे क्वेश्चंस भी हैं कि कॉमन रूल्स बताओ कांस्टेंट बनाने के, वो रूल्स आपने छाट के उसको लिख देने हैं। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। ये रूल्स हमारे सारे कॉमन है, ऊपर भी आए थे नीचे भी आ रहे हैं, दैट इज अ कॉमन रूल। ठीक है, तो ये मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट और डेसिमल को कंटेन करना चाहिए, तभी हम उसको रियल कांस्टेंट बोलेंगे। अगर सिर्फ 1 डिजिट होगा तो वो हमारा इंटीजर में आएगा, अगर उसके अंदर पॉइंट नहीं होता तो। जैसे फॉलोइंग आर वैलिड रियल कांस्टेंट के मैंने एग्जांपल ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिया 35.5, 0.045, 0.023, 4.4575, ये सारे आपके क्या है, वैलिड रियल कांस्टेंट है। जब मैं इनवैलिड रियल कांस्टेंट की बात करती हूँ तो इनवैलिड में देखो, जैसे मैंने लिखा 20,125.0, तो ये इनवैलिड है क्योंकि इसके अंदर कोमा आ गया। ठीक है, अगर मैं 2597 की बात करूं तो ये आपका नहीं है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं 253 स्पेस 7 की बात करूं, मान लो स्पेस छोड़ दिया, तब ये भी नहीं है क्योंकि ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। अब हम बनाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट। तो जनरल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, पहले आएगा मेंटिसा, फिर आप ई लिखोगे, फिर एक्सपोनेंट। मतलब ई से पहले वाला जो पार्ट होगा वो आपका मेंटिसा कहलाएगा, ई के बाद वाला पार्ट आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 2, 3, E5, तो ये आपका मेंटिसा है और ये आपका एक्सपोनेंट है। तो मेंटिसा इज आइदर ए रियल नंबर, ये डेसिमल में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। एक्सपोनेंट नंबर जो होगा वो आपका हमेशा इंटीजर होगा विद ऑप्शनल प्लस और माइनस साइन है। मेंटिसा पार्ट में है प्लस और माइनस साइन, मेंटिसा के आगे प्लस माइनस होगा, अगर कुछ नहीं है तो हम प्लस मान के चलेंगे। मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट शुड बी सेपरेट, बीच में दोनों के ई होगा, नो कोमा और ब्लैंक स्पेस, और रेंज -34E 38 टू 34E 38, -38 से 38 के बीच में लाई करेगी। जैसे हमने यहाँ पे लिए वैलिड रियल कांस्टेंट, जैसे इसकी बात करती हूँ 0.5E3 है, तो ये आपका मेंटिसा हो गया। मेंटिसा में पॉइंट आ सकता है, बट ये आपका 3 दैट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बाद जो आता है वो आपका सिंपल इंटीजर होना चाहिए, वैलिड। उसके बाद ये भी आपका वैलिड हो गया, ये भी आपका वैलिड हो गया, ये भी वैलिड, ये वैलिड, सारे वैलिड है। अब मैं इसकी बात करती हूँ, इनवैलिड की बात करें हम, जैसे मैंने मान लो ये लिखा 125E 4.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा, ई के बाद कभी भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए, तो ये आपका इनवैलिड रियल कांस्टेंट है। 425E -15, इसमें यहाँ पर आगे डॉलर साइन लगा दिया, स्पेशल सिंबल आर नॉट परमिटेड, तो डॉलर साइन आ गया, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट में आपके पास सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट, सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद ए सिंगल कोटेशन मार्क, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम एक सिंगल करैक्टर को या सिंगल डिजिट को या सिंगल स्पेशल सिंबल को डाल देते हैं, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा, सिंपल ही है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट में एनी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स, उसको डबल कोटेशन में हमने डाल दिया, तो वो आपके बन जाएंगे, दैट इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के एग्जांपल्स ये दे रखे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं अंदर, ऐसा कुछ रूल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन द कोट विल बी कॉल्ड द, जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो उसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल इज ए डाटा आइटम, डाटा नेम है दैट में बी यूज टू स्टोर द डाटा वैल्यू। एक वेरिएबल, जैसे x इक्वल टू 2 लेके चलते हैं, x इक्वल टू 3, दैट इज x इज ए वेरिएबल, वेरी करेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यू एट ए डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। वेरिएबल की वैल्यू आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे मान लो आपने 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाया, तो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू मान लो हमने a x, मतलब कुछ भी वेरिएबल्स ले लिए,
जैसे मान लो मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप PRT लेके चलते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बताओगे तो PRT आपका क्या है, वेरिएबल है। PRT की कुछ वैल्यू निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आता जाएगा। वो वैल्यू आप वेरी करा सकते हो, तो PRT आपका क्या हो गया, इसमें वेरिएबल्स हो गया। वेरिएबल्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल को आप कैसे लिखोगे, द वेरिएबल मस्ट कंटेन ए लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट भी, अंडरस्कोर भी। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर, पहला आपका लेटर होना चाहिए। सॉरी, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर। द स्पेशल सिंबल और ब्लैक स्पेस इसमें भी अलाउड नहीं है। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड आर नॉट अलाउड। ये कीवर्ड अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अभी बताती हूँ, वो भी अलाउड नहीं है। बोथ अपर केस और लोअर केस डिफरेंट वैल्यू, मतलब इसमें अगर आप अपर केस में ऊपर हमने सम डाल दिया और नीचे हम जब उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो हमने SUM स्मॉल लिख दिया, तो उन दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग होंगे इसके अंदर। तो वैलिड वेरिएबल नेम की बात करते हैं तो एरिया, सम, एवरेज, A2, डिस्टेंस, टेबल 1, टोटल, जोन, ये आपकी वेरिएबल्स वैलिड है। इन वेरिएबल की बात करें, जैसे राम कुमार बीच में स्पेस आ गया, CHAR क्रैक, CHAR एक कीवर्ड है। कीवर्ड अभी बताती हूँ मैं आपको, कीवर्ड है तो इसका हम यूज नहीं कर सकते। एट्थ, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर होना चाहिए आपका, दैट इज नॉट अलाउड। प्राइस, डॉलर, डॉलर साइन, स्पेशल साइन आर नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद आपके पास सी टोकन्स। सी टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम आर नोन एज ए सी टोकन। सी टोकन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए टोकन पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम। सी हैज ए 6 टाइप ऑफ टोकन्स। मतलब सी टोकन आप क्या बोलते हो, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स, ये सारे आप मिलके आपके क्या बनाते हैं, दैट इज सी टोकन बनाते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कुछ, जैसे सी की एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में कुछ वर्ड्स रखे गए हैं कि उनका पर्टिकुलर यूज होगा, उसके अलावा आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते, वो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड 32 होते हैं जो सी लाइब्रेरी में कीवर्ड्स हैं, वो ये कीवर्ड्स रखे गए हैं और ये हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर ही होते हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, क्लियर, कंसिस, कंटिन्यू, डिफॉल्ट। These keywords are used only for in their intent purpose. They cannot be used as a program defined identifier. तो इनका अपना एक पर्टिकुलर यूज है, तो आप प्रोग्रामर अपने यूज के लिए इसका यूज नहीं कर सकता। जो इसका फंक्शन लाइब्रेरी में दे रखा है वही फॉलो होगा, उसके अलावा हम इसमें कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर के अंदर सारा डिटेल से बता दिया। आपकी बुक के अंदर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बुक के अंदर से भी सेकंड चैप्टर आप रीड कर सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी, इसमें से भी आप देख सकते हो, वीडियो भी सेंड कर दूंगी। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज, इसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है बुक के पीछे, वो उस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे, फिर उसकी जो डाउट्स हो बता देना। तब तक के लिए आपका थैंक यू।